फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि इसमें जैसे हमारा है विस्थापन अवक्रियाएं। तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 यानी कक्षा 10 के लिए केमिस्ट्री यूपी बोर्ड हाई स्कूल के लिए, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर अपना स्टार्ट किए हैं। ये हमारा पहले चैप्टर का नाम है फ्रेंड्स रासायनिक अवक्रियाएं तथा समीकरण। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग अभी पहुँचे हुए हैं विस्थापन अवक्रियाओं पे। हम लोगों ने फ्रेंड्स पिछले कई सारे वीडियोज़ में चर्चा कर ली है, जैसे कि रासायनिक अवक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक अवक्रियाओं के प्रकार क्या होते हैं, उसके बाद संयोजन अवक्रिया क्या होती है, वियोजन अवक्रिया क्या होती है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली है। अब आज हम लोग फ्रेंड्स पहुँचे हैं विस्थापन अवक्रियाओं पे। तो फ्रेंड्स, ये विस्थापन अवक्रियाएं जो होती हैं, विस्थापन अवक्रियाएं मेनली दो प्रकार की होती हैं। एक तो होता है विस्थापन का मतलब होता है, इसका एक नाम और है, हम बोलते हैं इसको एकल विस्थापन। और इसके अलावा फ्रेंड्स एक अवक्रिया और होती है, वो भी विस्थापन का ही एक भाग है, तो उसको बोलते हैं द्विविस्थापन। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद एक एक लाइन पढ़ेंगे, इसमें समझाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग अपना एक रफ लेकर के उसमें आराम से समझते हुए चलेंगे कि ये जो विस्थापन अवक्रियाएं हैं ये किस तरह एक दूसरे को विस्थापित करती हैं, इनके पीछे का रीजन क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें कि जैसे इसमें है विस्थापन अवक्रियाएं। तो फ्रेंड्स, इसमें विस्थापन अवक्रियाएं, ये है हमारा हेडिंग विस्थापन अवक्रियाएं। अब फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है कि इसमें लिखा गया है जैसे क्या, ये एक एक लाइन अब देखते हैं कि विस्थापन अवक्रियाएं वे अवक्रियाएं होती हैं जिनमें एक क्रिया कारक पदार्थ दूसरे क्रिया कारक पदार्थ से कम क्रियाशील पदार्थ को यहाँ पे विस्थापित कर देता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्रिया कारक पदार्थ क्या होते हैं, ये विस्थापित कैसे करते हैं, ये विस्थापन क्या होता है, आइए इन्हीं सब के बारे में हमें इसमें चर्चा करना है। तो अब इसमें होता क्या है फ्रेंड्स कि जैसे इसमें क्या होता है कि विस्थापन अवक्रियाओं में एक क्रिया कारक कोई पदार्थ होता है। जैसे सपोज करिए इसमें दो पदार्थ हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास सोडियम है, उसके बाद पोटेशियम है, उसके बाद कैल्शियम है, मैग्नीशियम कुछ भी है। तो इसमें क्या होता है कि कोई अगर किसी के साथ जुड़ा है तो फिर उसको हटा करके, जैसे एक मान लीजिए हमारे पास पदार्थ ए है, तो चलिए फ्रेंड्स एक काम करते हैं, हम लोग आइए एक अपने अच्छे से रफ पे लिख करके समझते हैं कि विस्थापन अवक्रियाएं क्या होती हैं। तो ये एक बार और देख लीजिए, विस्थापन अवक्रियाएं वे अवक्रियाएं होती हैं जिनमें एक क्रिया कारक पदार्थ दूसरे क्रिया कारक पदार्थ से कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है। तो आइए देखते हैं कि ये क्रिया कारक क्या है, क्रियाशीलता क्या है, ये कम क्रियाशीलता क्या है, ज़्यादा क्रियाशीलता क्या है। तो इन सब के बारे में आइए चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं अपने रफ पे, एक रफ कॉपी पे आराम से समझते हुए चलेंगे। तो वीडियो को पसंद आए तो आप लोग शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग आ गए हैं अपने, आप देखेंगे विस्थापन अवक्रियाएं क्या होती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें ये देखना है कि मान लीजिए अगर हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, आप लोग बस ध्यान से सुनिए। तो मान लीजिए हमारे पास कुछ चीज़ें हैं और यहाँ पे हम लिखते हुए चलते हैं। जैसे विस्थापन अवक्रिया में होता क्या है कि सपोज करिए यहाँ पे हमारे पास एक पदार्थ है ए बी, उसके बाद प्लस एक पदार्थ है यहाँ पे सी डी। अब फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास ये पदार्थ ए बी और सी डी है, एक मिनट फ्रेंड्स रुकिए, ठीक है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें ये देखना है कि जैसे हमारे पास ए बी और सी डी कोई अभिकारक है। तो रासायनिक अवक्रिया में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद। तो हम मान के चलते हैं कि जो हमारे पास ए बी और सी डी है, ये हमारे पास सिर्फ है अभिकारक। तो फ्रेंड्स, अभिकारक में जो भी पदार्थ होते हैं, ये एग्जाम्पल बता रहे हैं हम, ये बता रहे हैं हम लोग एग्जाम्पल, अभी ऐसा चर्चा उदाहरण की नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड, इसमें क्या है कि जो ए बी और सी डी मतलब जो अभिकारक में जो पदार्थ यूज होते हैं, उनमें क्या होता है कि सबकी क्रियाशीलता एक बराबर नहीं होती। तो कुछ की क्रियाशीलता ज़्यादा, कुछ की क्रियाशीलता कम होती है। तो इस हिसाब से चलता रहता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे होगा क्या कि हम ये मान के चलते हैं कि जो ये ए है, जो पदार्थ ए है, ध्यान से सुनना, हम ये मान के चलते हैं कि जो पदार्थ ए है इसकी क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा है। तो ए क्या करेगा फ्रेंड्स कि ए जो है इसकी क्रियाशीलता ज़्यादा है, तो इसलिए ए क्या करेगा, ए जो है अगर जैसे ए जो है जुड़ना चाहता है सी डी के साथ, तो और सी जो है जुड़ा है डी के साथ, तो अगर ए की क्रियाशीलता ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, सी से, अगर ए की क्रियाशीलता सी से ज़्यादा है
तो ए क्या करेगा कि ऐसे आएगा, इसके जगह पे सी को हटा देगा। सी को हटाने के बाद क्या करेगा कि ए आ जाएगा डी के साथ, मतलब ए जो है सी को हटा करके ए जो है आ जाएगा डी के साथ। क्यों? क्योंकि सी की क्रियाशीलता ए की क्रियाशीलता से कम है और ए की क्रियाशीलता सी की क्रियाशीलता से ज़्यादा है। तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे ए क्या करेगा, ए आ जाएगा, मतलब किसके स्थान पर, सी के स्थान पर। तो अब जब ए सी के स्थान पर आया तो सी को हटा देगा। हटा देने का मतलब होता है किसी चीज़ को विस्थापित कर देना, और यही इसी कारण इसका नाम पड़ा है विस्थापन अपक्रिया। मतलब जब कोई एक अभिकारक को ही बोलते हैं क्रियाकारक। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहने का मतलब ये है कि किसी रासायनिक अपक्रिया में जब कोई एक क्रियाकारक, एक ऐसा क्रियाकारक जिसकी क्रियाशीलता ज़्यादा हो, तो ए की क्रियाशीलता यहाँ पे ज़्यादा है, तो ए क्या करेगा, अपनी ज़्यादा क्रियाशीलता के कारण सी को हटा देगा, तो ए आ जाएगा डी के साथ में। तो यहाँ पे बन जाएगा ए डी, उसके बाद प्लस ए डी बन जाएगा, उसके बाद प्लस ए आ गया डी के साथ, बचा है बी सी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बी आ जाएगा सी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा ए आ जाएगा डी के साथ, बी आ जाएगा सी के साथ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो पदार्थ ए है इसकी क्रियाशीलता जो है सी के क्रियाशीलता से बहुत ज़्यादा है। इसलिए फ्रेंड्स अब यही होता है विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन का सीधा सा मतलब होता है कि कोई एक पदार्थ होगा जिसकी क्रियाशीलता ज़्यादा रहेगी। अब ये तो हम समझ गए, अपना मतलब एक ऐसे उदाहरण के लिए समझा रहे थे। अब आइए हम लोग एक उदाहरण लेके चलते हैं कि देखते हैं कि ये कैसे होता है, किसकी क्रियाशीलता कैसे होती है। लेकिन फ्रेंड्स आप लोग तो ठीक है, हमें तो पता है, लेकिन आप लोग को नहीं पता है कि क्रियाशीलता आप लोग कैसे पता पाएंगे किसकी क्रियाशीलता ज़्यादा है और किसकी क्रियाशीलता कम है। तो इसके लिए फ्रेंड्स एक टेबल आता है, एक चार्ट आता है जो हम अभी बता दे रहे हैं या तो ऐसे लिखा दे रहे हैं। आप लोग क्या करिए कि एक एक चीज़ को नोट करते चलिए, इससे पता चल जाएगा कि किसकी क्रियाशीलता ज़्यादा है और किसकी क्रियाशीलता कम है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी रासायनिक, अगर फ्रेंड्स आप लोग वही सीख जाओगे तो उसमें करना क्या होगा कि वही एक चीज़ सीखने से सारा रासायनिक अपक्रिया आप लोग कर लोगे कक्षा 10 में, चाहे जो भी हो। तो फ्रेंड्स चलिए हम बताना शुरू करते हैं। आप लोग जो है एक एक चीज़ को नोट करिए, सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता किसकी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हम पहले लिखेंगे उसकी क्रियाशीलता ज़्यादा रहेगी, जो दूसरे नंबर पर आएगा उसकी क्रियाशीलता कम रहेगी। कहने का मतलब ये है कि जितना उधर बढ़ते जाएंगे उतनी क्रियाशीलता उसकी घटती जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता होता है पोटेशियम की। सबसे ज़्यादा किसकी होती है? पोटेशियम की। पोटेशियम का मतलब होता है के, ये पहले नंबर का है, इसकी क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा है। उसके बाद होता है सोडियम, ये फ्रेंड्स होता है सोडियम। पोटेशियम के बाद क्रियाशीलता ज़्यादा होती है, मतलब सबसे ज़्यादा होता है पोटेशियम का, इससे हल्का सा कम होता है सोडियम का। और फ्रेंड्स इससे ज़्यादा होता है यहाँ पे कैल्शियम का। तो फ्रेंड्स ऐसे ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं, तो हम क्या करते हैं कि सारे पदार्थों को लिख देते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से एक ही बार में समझा देते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे हमारा सब तैयार हो चुका है। जैसे कि सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता एक बार समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता है सोडियम की, सॉरी ये है पोटेशियम की, फिर पोटेशियम से कम है सोडियम की, सोडियम से कम है कैल्शियम की, फिर कैल्शियम से कम है मैग्नीशियम की, और फिर मैग्नीशियम से कम है एल्युमिनियम की। कहने का मतलब हम लोग जितना इधर बढ़ते जाएंगे उतना इसकी क्रियाशीलता घटती जाएगी। और सबसे अब फिर यहाँ से लौट करके आएंगे यहाँ, जैसे यहाँ पर अगर एरो का निशान लगा दें हम लोग, तो यहाँ जगह नहीं थी इसलिए यहाँ लिख दिया गया है। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स ये था कि सबसे ज़्यादा मतलब सबसे हाई क्वालिटी का जो क्रियाशीलता पदार्थ होता है वो होता है के का मतलब होता है पोटेशियम, और जो सबसे कम क्रियाशील होता है वो होता है एयू। एयू का मतलब होता है सोना यानी गोल्ड। तो गोल्ड जो होता है ये सबसे कम क्रियाशील होता है, और जो हमारे पास ये कैल्शियम होता है, सॉरी के फॉर पोटेशियम, तो जो हमारे पास पोटेशियम होता है ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है। अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे ये तो आप लोग समझ गए। अब आइए एक उदाहरण लेके चलते हैं, उसके बाद समझाते हैं कि विस्थापन अपक्रियाएं आखिर कैसी होती हैं, विस्थापन अपक्रियाओं में कैसे कैसे रिएक्शन होता है।
तो फ्रेंड्स अगर क्रियाशीलता के बारे में आप लोग समझ गए तो इसको क्या करना है कि एक अच्छे से नोटबुक पे लिख लेना है, क्योंकि ये बहुत सारे काम हमारे आने वाली है। तो हम क्या करते हैं कि क्रियाशील जो हमारे पदार्थ हैं उसको यहीं पे ऐसे रख देते हैं, और रखने के बाद क्या होगा, क्योंकि अभी जो भी हम रासायनिक अपक्रिया करेंगे उसमें इसको हमें देखना होगा। तो चलिए हम लोग फ्रेंड्स पहले एक समीकरण लिखते हैं, समीकरण लिखने के बाद फिर अच्छे से समझाते हैं। पहले समीकरण उतार लेंगे फिर अच्छे से समझा देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स ये हमारा समीकरण आ चुका है। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि ये हमारा जो एग्जाम्पल, ये जो हम लोग समीकरण लिए हैं, इसमें ये समझेंगे कि विस्थापन अपक्रिया क्या होती है। विस्थापन अपक्रियाओं के लिए ये एग्जाम्पल, ये समीकरण है। जैसे अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे लिए हैं CuSO4। तो फ्रेंड्स CuSO4 को बोलते हैं कॉपर सल्फेट, यानी जहाँ पर SO4 रहेगा वहाँ पे हम लोग आँख मूंद के बोल देंगे सल्फेट। तो जहाँ पर SO4 रहेगा वहाँ पे बोलेंगे सल्फेट। जैसे SO4 किसके साथ है, कॉपर के साथ है, तो बोलेंगे कॉपर सल्फेट। अगर यही SO4 कभी मान लीजिए Fe के साथ में आ गया तो उसको बोलेंगे फेरस सल्फेट, इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। अब फ्रेंड्स यहाँ पे होता क्या है कि आइए हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है कि जो CuSO4 है ये है कॉपर सल्फेट। अब जब कॉपर सल्फेट का रिएक्शन हम लोग कराते हैं Fe से, Fe का मतलब है आयरन यानी फेरस। अब देखिए फ्रेंड्स जो कॉपर है और ये Fe है, अब यहाँ से जब CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट को जब आयरन के साथ मिलाते हैं तो होता क्या है कि तो ये जो आयरन है ये आ जाता है SO4 के साथ, मतलब यहाँ पे बना लेता है ये कि आयरन सल्फेट, ये बना लेता है आयरन सल्फेट, इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। ऐसा क्यों होता है आइए समझते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने थोड़ी देर ये पहले पढ़ा कि ये क्रियाशीलता के बारे में, कि ये क्रियाशीलता कैसे काम करता है। जैसे कि हमारे पास जो सबसे पहले इसकी क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा, और जितना हम लोग पीछे जाते जाएंगे इतनी क्रियाशीलता घटती जाएगी। अब यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है कि यहाँ पे देखिए पहले हमारे पास आया है Fe, यानी पहले आया हुआ है आयरन। अगर पहले आयरन आया है उसके बाद आया है कॉपर, बाद में आया है, तो कहने का मतलब जो पहले आया उसकी क्रियाशीलता ज़्यादा, तो और जो बाद में आया उसकी क्रियाशीलता कम। तो यहाँ पे फेरस यानी Fe पहले आया है तो Fe की क्रियाशीलता ज़्यादा होगी किससे, कॉपर से, क्योंकि Fe के बाद में कॉपर है। Fe पहले है, कॉपर है बाद में। अब यहाँ पे यही कारण है कि जब कॉपर सल्फेट को Fe के साथ मिलाया गया तो Fe जो है ज़्यादा क्रियाशील है। क्यों, क्योंकि Fe यहाँ पे पहले आ गया है कॉपर से। तो ये जो Fe है कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील होने के नाते कॉपर को सल्फेट से अलग कर देता है, और कॉपर को सल्फेट से अलग करने के बाद ये बना देता है फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट, और कॉपर यहाँ पे अकेला निकल जाता है। तो फ्रेंड्स यही है विस्थापन अपक्रिया। यहाँ पे जो आयरन है कॉपर को कॉपर की जगह से ही विस्थापित कर दिया है, और जब विस्थापित कर दिया है तो इसलिए इसका नाम हो गया विस्थापन अपक्रिया। अब यहाँ पे क्या है कि जो ये आयरन है ये अलग कर रहा है कॉपर सल्फेट से कॉपर को। क्यों अलग कर रहा है, क्योंकि कॉपर की क्रियाशीलता जो है फेरस यानी आयरन की क्रियाशीलता से कम है। तो ये हमारे पास फ्रेंड्स है पहला उदाहरण। अब आइए एक और उदाहरण लेके हम लोग समझते हैं कि मतलब एक और उदाहरण है जो विस्थापन अपक्रिया का ही है। तो ये विस्थापन अपक्रिया का पहला उदाहरण था। अब हम लोग समझेंगे विस्थापन अपक्रिया का दूसरा उदाहरण लेके। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पे अपना दूसरा एग्जाम्पल लेके आ चुके हैं। तो दूसरा उदाहरण हमारा क्या है फ्रेंड, दूसरा उदाहरण हमारा ये है कि हम अभी तक कॉपर सल्फेट में मिलाते थे आयरन को। तो आयरन क्या करता था कि कॉपर सल्फेट से कॉपर को अलग कर देता था। अब क्यों, क्योंकि आयरन जो है ज़्यादा क्रियाशील था। अब यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट है इसमें मिलाएंगे जिंक को। Zn का मतलब होता है जिंक। इसमें जिंक मिलाते हैं तो क्या होता है कि जो जिंक होता है ये कॉपर सल्फेट से कॉपर को अलग कर देता है। सेम जो ऊपर चीज़ है वही चीज़ नीचे है, क्योंकि जो जिंक है जिंक की क्रियाशीलता जो है कॉपर की क्रियाशीलता से ज़्यादा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जिंक जो है कॉपर से पहले आ जाता है सक्रियता श्रेणी में। उदाहरण के लिए हम आप सबको यहाँ दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे देखिए जो जिंक है यहाँ पे आया हुआ है और जो कॉपर है यहाँ पे है। तो इसलिए जो जिंक है कॉपर से पहले आया है तो जिंक कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, और इसी ज़्यादा क्रियाशीलता के नाते यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट है उसमें जिंक मिलाते हैं
तो जो ये जिंक होता है ये कॉपर सल्फेट से कॉपर को अलग कर देता है, उसके बाद ये बनाता है जिंक सल्फेट और कॉपर निकल जाता है बाहर। तो फ्रेंड्स ये है विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण, और विस्थापन अपक्रिया को बोलते हैं एकल विस्थापन। अब एक विस्थापन अपक्रिया का एक प्रकार और होता है फ्रेंड्स, जिसको बोलते हैं द्विविस्थापन। तो द्विविस्थापन का क्या मतलब होता है? द्विविस्थापन का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर एक पदार्थ एक को हटा रहा है, तो द्विविस्थापन में क्या होगा कि वहाँ पे यहाँ पर भी दो पदार्थ होगा, यानी पदार्थों का अदला बदली होगा। तो आइए अब हम लोग हेडिंग बनाते हैं द्विविस्थापन, उसके बाद द्विविस्थापन पढ़ के फिर उसके बाद द्विविस्थापन को समझते चलते हैं कि द्विविस्थापन होता क्या है। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे द्विविस्थापन अपक्रिया हेडिंग बन चुका है। अब आइए हम लोग द्विविस्थापन अपक्रियाओं का एक उदाहरण लेते हैं, उसके बाद उदाहरण लेने के बाद क्या करते हैं, द्विविस्थापन अपक्रियाओं को आराम से समझते हैं। तो फ्रेंड्स विस्थापन अपक्रिया का मतलब होता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को विस्थापित कर देता है। द्विविस्थापन का क्या मतलब होता है कि जब दो पदार्थ विस्थापित करते हैं तो उसी को बोलते हैं सिंपल सा द्विविस्थापन। तो जो द्विविस्थापन अपक्रिया है, आइए उसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेकर उसको आराम से समझना शुरू करते हैं कि आखिर ये द्विविस्थापन अपक्रियाएं कैसे काम करती हैं। और द्विविस्थापन अपक्रियाओं को फ्रेंड्स इसमें होता क्या है कि पदार्थों का मतलब चीज़ों का अदला बदली होता है, हम ये कह सकते हैं। तो आइए हम लेके चलते हैं, पहले उदाहरण लिख लेते हैं, एक समीकरण लिख लेते हैं, उसके बाद इसको समझना शुरू करते हैं आराम से। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास आ चुका है द्विविस्थापन अपक्रियाओं के लिए उदाहरण। अब भाई इसको समझ के चलते हैं कि आखिर इसका नाम द्विविस्थापन क्यों पड़ा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे है सोडियम मतलब Na2SO4। फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है Na2SO4। Na2SO4 का मतलब होता है सोडियम सल्फेट। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि जहाँ पर SO4 लगा हो उसको हम लोग बोल देते हैं सल्फेट। तो SO4 यहाँ Na के साथ में आया है, मतलब सोडियम के साथ में, तो इसको बोलेंगे सोडियम सल्फेट। और ये BaCl2 मतलब बेरियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं बेरियम क्लोराइड। अब उसके बाद यहाँ पे होता है क्या फ्रेंड्स कि जो यहाँ पे Ba है मतलब जो बेरियम है, ये चला जाता है SO4 के साथ। मतलब बेरियम कहाँ चला जाता है, SO4 के साथ, मतलब बेरियम आ जाएगा SO4 के साथ, और यहाँ पे जो सोडियम है ये चला जाएगा Cl2 के साथ। अब फ्रेंड्स इसमें होता क्या है कि आप सब देख सकते हैं कि जैसे इसमें दो अभिकारक हैं, एक अभिकारक ये है, एक अभिकारक ये है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो यहाँ पर हमारे पास सोडियम इसको क्या बोलते हैं, सोडियम सल्फेट, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम सल्फेट। तो जो सोडियम सल्फेट का सोडियम है ये निकल के चला जाता है क्लोरीन के साथ, और यहाँ पे जो बेरियम क्लोराइड का बेरियम है ये निकल के चला आता है सल्फेट के साथ। अब यहाँ पे फ्रेंड्स Ba आ जाता है SO4 के साथ, तो ये बना लेता है BaSO4 मतलब बेरियम सल्फेट। उसके बाद ये जो Na2 है ये आ जाता है किसके साथ, क्लोरीन के, तो ये बना लेता है NaCl। अब फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे जो दोनों हमारे पास अभिकारक है, एक ये और एक ये दोनों अभिकारक जो है पदार्थों का मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि परमाणु या अणुओं का अदला बदली कर रहे हैं। मतलब विस्थापन यहाँ पे मतलब दोनों पदार्थ एक दूसरे को विस्थापित कर रहे हैं। जैसे Ba विस्थापित कर रहा है Na को, Na विस्थापित कर रहा है Ba को, इसलिए यहाँ पे जगह का अदला बदली हो जा रही है, जो यहाँ पे आके दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दो पदार्थ, एक Ba और एक Na, यहाँ पे दोनों परमाणुओं का अदला बदली हो रहा है, इसलिए इसका नाम है द्विविस्थापन अपक्रिया। यानी यहाँ पे जो विस्थापन हो रहा है ये दो चीज़ों का हो रहा है, इसलिए इसका नाम है द्विविस्थापन अपक्रिया। अगर यही एक का होता तो इसका नाम होता विस्थापन अपक्रिया, या विस्थापन अपक्रिया को ही बोलते हैं एकल विस्थापन अपक्रिया। तो इसका फ्रेंड्स ये एक उदाहरण है। अब आइए एक उदाहरण और लेके चलते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया का एक उदाहरण और लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक उदाहरण और हम लोग लेके आ गए कि जैसे ये AgNO3, Ag का मतलब होता है सिल्वर, तो AgNO3, अच्छा एक मिनट और, जैसे यहाँ पे SO4 था तो इसको हम लोग बोलते थे सल्फेट। जहाँ पे SO4 आएगा आँख मूंद कर इसका नाम बोलेंगे हमेशा सल्फेट। और वैसे जहाँ पे NO3 आया है इसको हमेशा बोलेंगे नाइट्रेट। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि जहाँ पर NO3 आएगा इसका नाम हमेशा होगा नाइट्रेट, नाइट्रेट। अब जैसे Ag के साथ आया है, Ag का मतलब है सिल्वर, तो इसका नाम पढ़ा जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। और ये है KCl, तो ये है K फॉर पोटेशियम, C फॉर क्लोरीन, तो ये पढ़ा जाएगा पोटेशियम क्लोराइड।
अब फ्रेंड जैसे ऊपर क्या हुआ बच्चों कि ऊपर हुआ कि बेरियम आया जो है किसके साथ है, SO4 के। सेम वही चीज़ यहाँ होगी कि यहाँ पर जो ये है Ag यानी जो सिल्वर है ये आ जाएगा के स्थान पर, और जो के है ये चला जाएगा किसके स्थान पर, Ag के। जैसे ये आ गया AgCl, अब ये बना लिए सिल्वर क्लोराइड, और ये आ गया KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर भी देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सिल्वर है यानी Ag जो है किसको हटाया, यहाँ पे पोटेशियम यानी के को, और के किसको हटाया, Ag को। Ag कहने का मतलब है कि सिल्वर को। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों का आपस में विस्थापन या अदला बदली हुआ, इसलिए इसका नाम हुआ क्या फ्रेंड्स, इसका नाम हुआ द्विविस्थापन अपक्रिया। तो अगर टोटल आप लोग देखना चाहते हो तो एक बार हम आप सबको अच्छे से दिखा दे रहे हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो 2 मिनट रुक जाइए, उसके बाद एक ही बार में सबका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, फिर आगे मिलते हैं। आप लोग रुकिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके बाद लाइक भी कर लें। तो 1 मिनट फ्रेंड्स, आप लोग को स्क्रीनशॉट पूरा दिखा दे रहे हैं, आप लोग आराम से इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए अच्छे से।